से होते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्तियां वगैरह किस प्रकार से होती है, उनका कार्य किस प्रकार से, योग्यताएं क्या होती है, और अधीनस्थ न्यायालय में आते कौन से न्यायालय, ठीक है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। मैं अगर बात करूं अधीनस्थ न्यायालय की, तो एक तो याद रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी एक तो देखो भाग, भारतीय संविधान के भाग, और दूसरी बात इसमें देखनी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है अधीनस्थ न्यायालय का। तो भाग तो रहेगा, याद रखना भारतीय संविधान, देखो पूरी राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार कौन से भाग में, भाग 6 में, ठीक है। और राज्य सरकार की मैं बात करूं, जैसे हमने अभी मानो कि हम बात करें तो जैसे उच्च न्यायालय भाग 6 में, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार में आता है तो भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 5वां रहेगा उसमें, ठीक है। तो भाग 6 अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक किसका उल्लेख मिलेगा, अधीनस्थ न्यायालय का। अब हमने एक चीज बात की है कि जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के भारतीय संविधान के भाग कौन से में, तो भाग 6 में उल्लेख है। जबकि मैं ये पूछूं कि अनुच्छेद कौन से में, तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है। अच्छा 31 लिखे या 32, तो 32 निरसित है तो इसलिए हम 31 का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरी बात यहां से हम करें, अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक किसका उल्लेख है, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में आते कौन से न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं जिला न्यायालय, नगर न्यायालय, महानगर न्यायालय, उप जिला न्यायालय, लघु जिला न्यायालय, सहायक जिला न्यायालय, ठीक है, लघु वाद न्यायालय, इस प्रकार के जो न्यायालय स्थापित होते हैं, जो एक मान लो कि उच्च न्यायालय के अधीन आने वाले, वो अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं, ठीक है। यहां से मैं अगर बात करूं तो दूसरी बात मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय में आपको याद रखना है जिला न्यायाधीश। महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है, जिला न्यायालय में महत्वपूर्ण पद होता है जिला न्यायाधीश। और यहां से एक चीज नोट करनी है आपको कि जिला न्यायालय में जो जिला न्यायाधीश होता है, अच्छा एक तो मैं एक तो बताऊं यहां से अनुच्छेद कौन सा रहेगा, अनुच्छेद 233 रहेगा। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का प्रयोग है। जिला शब्द कहां मिलेगा, एक तो अनुच्छेद 233 में मिलेगा, एक जैसे पंचायती राज है, मूल संविधान में अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का प्रयोग है, ध्यान रखना। बाद में एडिशनल बात करें, जोड़ी हुई बात करें, तो एक आपको अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 243। 243 में क्या है, पंचायती राज है। 243 में क्या है, नगरीय निकाय है। 243 में क्या है, सहकारी समितियां हैं। और यहां से मैं बात करूं भारतीय संविधान का भाग 9, 9A, 9B, ये तीनों इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। 243 के संदर्भित बात याद रखनी है। देखो एक तो है भाग 9, एक है भाग 9A, और एक कौन सा है, भाग 9B। 9 में तो क्या है, 9 में हमने पढ़ा था कि पंचायती राज है। 9A में क्या है, तो 9A में है नगरीय निकाय। 9B में क्या है, सहकारी समितियां। और ये तीनों के तीनों कौन से अनुच्छेद में आ रही है, जैसे पंचायती राज का उल्लेख कहां मिल रहा है, अनुच्छेद 243 से 243 से ओ तक मिल रहा है। 243 से पी से जेड जी तक किसका मिल रहा है, नगरीय निकाय। और जेड जी एच के बाद में आगे उल्लेख थोड़ा सा मिलता है किसका, सहकारी समिति है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। ये थोड़ी सी जानकारी याद रख लेना। तो ये बाद में एडिशनल शब्द है जिसमें जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। और जिला शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, 243 में जिला योजना समिति है। कहां मिलेगा आपको इसमें, जिला योजना समिति, डीपीसी बोलते हैं इसको। और आर्टिकल कौन से में उल्लेख है, 243 में, जेड डी में। कौन से में मिलेगा, 243 के जेड डी में इसका उल्लेख मिलेगा। ये थोड़ी सी जानकारी आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, जिला न्यायाधीश का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 243 में।
अच्छा, सवाल ये बनेगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति, तो ये नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। और ये पूछा जा चुका है, थर्ड ग्रेड एग्जाम में बहुत अच्छा सवाल पूछा हुआ है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो सवाल ये है कि राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, लेकिन राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो उस राज्य के यानी राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद में ये नियुक्ति करता है। ठीक है। अच्छा, सवाल दूसरा ये बनेगा कि जो जिला न्यायाधीश होता है उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? कुछ विशेष बातें खास नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखना है। एक तो योग्यता की मैं बात करूं तो 7 वर्ष न्यायिक क्षेत्र का अनुभव, और अनुभव किस रूप में होना चाहिए? अधिवक्ता के रूप में। यानी वो जिला न्यायालय या फिर न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो 7 वर्ष जिला न्यायाधीश के रूप में रहा हुआ व्यक्ति, अधिवक्ता के रूप में रहा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को क्या बनाएंगे? इसमें जिला न्यायालय में न्यायाधीश बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी योग्यता यानी 7 वर्ष का न्यायिक क्षेत्र का अनुभव, यानी एक 7 वर्ष का अधिवक्ता के पद पर रहा हुआ। अधिवक्ता होता है वकील के पद पे। दूसरी याद रखना योग्यता, नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की हो। नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा की हुई होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के द्वारा उसके नियुक्ति की सिफारिश की हुई हो। तीसरी बात योग्यता में याद रखना है, वह लाभ के पद पर न हो, के पद पर ना हो। यानी वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। न्यायिक क्षेत्र से अगर जुड़ रहा है तो याद रखना कि एक तो देखो 7 वर्ष का न्यायिक क्षेत्र का अनुभव, यानी 7 वर्ष किसी जिला न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर यानी वकील के पद पर रहा हुआ व्यक्ति हो, उसकी नियुक्ति की सिफारिश उस राज्य के उच्च न्यायालय ने की हो, क्योंकि सिफारिश से नियुक्ति हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और तीसरी बात याद रखना है कि वो लाभ के पद पर ना हो, यह बात इसमें उल्लेखित की हुई है। अच्छा, थोड़ी सी और जानकारी के लिए मैं बताऊं तो ध्यान रखना यहाँ पे अनुच्छेद 234 234 यह कहता है जिला न्यायाधीश से भिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अब देखो यहां कौन सा पॉइंट नोट करना आपको? नोट ये करना है अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल ये नियुक्ति किसके परामर्श से करेगा? तो राज्यपाल करेगा उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय और आरपीएससी के परामर्श से। इसका हो गया उस राज्य का उच्च न्यायालय। जैसे राजस्थान में किसी जिले के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है राज्यपाल द्वारा, तो जो राज्य का राजस्थान उच्च न्यायालय है, जैसे मान लो हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित है, हाईकोर्ट परामर्श करेगा उसके लिए, हाईकोर्ट उसके लिए जैसे परामर्श करेगा उसके अनुसार राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति करेंगे। ठीक है। दूसरी देखो आरपीएससी, आपको पता होगा तो जिला न्यायाधीश के भिन्न जो अधिकारी और कर्मचारी वगैरह होते हैं उनकी नियुक्ति की बात करें तो सर वैकेंसी होती है एक प्रकार से,
परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। और परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा करवाए जाते हैं? आरपीएससी के द्वारा, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात होती है। आरपीएससी का मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इस आरपीएससी के द्वारा एग्जाम का भी पैटर्न अपनाया जाता है। उसके बाद में हाई कोर्ट इसके लिए अनुमति वगैरह देता है। उसके बाद में अंतिम रूप से नियुक्ति किसके नाम से आती है? राज्यपाल के नाम से नियुक्तियां की जाती है। सवाल सबसे बड़ा आपके लिए क्या बनेगा? सवाल सबसे बड़ा आपके लिए ये बनेगा कि आरपीएससी अनुच्छेद, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन यहां से कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आरपीएससी से संबंधित नहीं है? तो यहां देखो आरपीएससी से संबंधित अनुच्छेद है, एक तो देखो 315 से लेकर 323 तक तो है ही है। एक अनुच्छेद है 16 और एक अनुच्छेद है 234। 234 में नियुक्तियां हो रही है। इसमें राज्यपाल के लिए परामर्श कौन कर रहा है? आरपीएससी कर रही है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन या नौकरियों में अवसर की समानता। तो नौकरियों के काम में इनके आरपीएससी काम में क्या भर्तियां करवा रही है? पेपर करवा रही है। ठीक है। दूसरी बात है अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीएससी से संबंधित है। तो यहां से अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, भाग 14 की बात इसमें आती है। यह सामान्य जानकारी आपको हल्की सी याद रख लेना। अच्छा, इसके अलावा मैं जैसे बात करूं अनुच्छेद 234 में ये बात उल्लेखित है। अच्छा, अन्य जानकारी की अगर बात करें तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं अनुच्छेद 235 में सिंपल बात है कि जो अधीनस्थ न्यायालय उन पर अधीक्षण की शक्तियां किसके पास रहेगी? अधीनस्थ न्यायालयों पर जो अधीक्षण की शक्तियां ना वो हाई कोर्ट की रहेगी। अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय की होगी। अधीक्षण का मतलब है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है उच्च न्यायालय। और यही जब हम उच्च न्यायालय पढ़ते हैं तो वहां एक अनुच्छेद पढ़ते हैं, कौन सा? 227। यह कहता है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखेगा। और जब ये 235 पढ़ते हैं तो अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण रहेगा। बस दोनों सेम ही बात है, लाइन एक ही है, ध्यान रखना। बस तरीका बदलना है कि आप जिस तरफ से जा रहे हो उस तरफ से आपको मूवमेंट चेंज कर लेना है। ठीक है। अच्छा, ये मुख्य रूप से। और बाकी थोड़ी सी मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि अनुच्छेद है 237। 237 वैसे अगर लेवल की बात करें तो बहुत अच्छा अनुच्छेद है, लेकिन बाकी इसमें एग्जाम में सामान्य तो पूछा नहीं जाता। 237 में यह कहा गया है कि किसी मजिस्ट्रेट को न्यायिक क्षेत्र में नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल कर सकता है। किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है न्यायिक क्षेत्र में कर सकता है। सवाल यह है प्रशासनिक अधिकारी को न्यायिक अधिकारी बनाने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 237 के अनुसार राज्यपाल के पास में। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन संभालता है, न्यायिक अधिकारी न्याय करता है। तो जो कोई मजिस्ट्रेट लगा हुआ व्यक्ति है तो उसको, प्रशासनिक व्यक्ति को न्यायिक शक्तियां दे सकता है कौन? राज्यपाल के पास में ये अधिकार और ये पावर है। नेक्स्ट अपने लिए सवाल ये बनेगा कि देखो आपने सामान्य तौर पे एक शब्द सुना होगा जिला न्यायालय। बहुत अच्छे से सुना हुआ शब्द है आपका। लेकिन आपने जिला न्यायालय में यह शब्द सुना कि कभी कभी इसको कहा जाता है सत्र न्यायालय। सत्र को सेशन कोर्ट भी कहते हैं और कभी कभी इसको सिर्फ जिला न्यायालय कहते हैं। ये दो नाम क्यों होते हैं? वैसे तो हर लेवल में हर प्रकार से फैसले सुने जाते हैं, इसमें दो अलग नाम की वजह क्या? जब जिला, देखो जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठेगा उस न्यायाधीश को हम कहेंगे जिला न्यायाधीश। और सत्र न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठेगा उसको हम कहेंगे सत्र न्यायाधीश। सत्र को अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं सेशन कोर्ट बोलते हैं इसको।
ये जिला स्तर पे होते हैं, आपने ये नाम कहीं ना कहीं जरूर इसमें से जरूर दोनों दो तीन में से नाम सुने होंगे आपने। अच्छा, होता है क्या है, जब जिला न्यायाधीश सामान्य दीवानी मामले सुनता है, सामान्य वाद विवाद, संपत्ति, मारपीट, झगड़े, कुवचन से संबंधित मामले सुनता है, तब वो जिला न्यायाधीश कहलाता है। और जिस सीट पे बैठ के सुनता है वो न्यायालय क्या कहलाता है, जिला न्यायालय कहलाता है। यानी मामले कौन से आ रहे हैं इसमें, दीवानी। और दीवानी में कौन से आते हैं, सामान्य वाद विवाद के मामले आते हैं, संपत्ति के मामले आते हैं, कुवचन के गाली गलौज के मामले आते हैं, छेड़खानी के मामले आते हैं, दीवाना दीवाने वाले भी मामले भी इसी में आते हैं। अच्छा, सत्र न्यायालय की बात करें, जब वही जिला न्यायाधीश फौजदारी मामले सुनता है, मृत्युदंड के मामले सुनता है, डकैती के मामले, मारपीट, हत्या, डकैती, मृत्युदंड के मामले सुनता है, तो वही न्यायाधीश क्या कहलाएगा, सत्र न्यायाधीश कहलाएगा। और जहां ये मामले सुनेगा वो न्यायालय क्या कहलाएगा, सत्र न्यायालय कहलाता है। व्यक्ति एक ही होता है, न्यायालय भी वही होता है, उसी न्यायालय में अलग अलग जगह बैठकर जिस प्रकार के न्याय सुनवाई करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस न्यायाधीश का नाम होता है। और इसमें आ जाएंगे मृत्युदंड के मामले, और मृत्युदंड में जिसको हम बोल सकते हैं फौजदारी मामले होते हैं इसमें, ठीक है, फौजदारी मामले इसमें शामिल किए जाते हैं। अच्छा, इसकी मैं बात करूं तो नोट याद रखना है, कौन सा जिला न्यायाधीश है यानी जिला न्यायालय है, मृत्युदंड दे सकता है। जिला न्यायाधीश मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन कब, हाई कोर्ट के परामर्श के बाद दे सकता है, ध्यान रखना। यानी हाई कोर्ट का अनुमोदन या परामर्श लेना आवश्यक होता है इसमें मृत्युदंड देने के लिए। हालांकि मृत्युदंड का अधिकार हाई कोर्ट, मान लो कि जैसे जिला न्यायाधीश के पास में होता है, लेकिन हाई कोर्ट उसका क्या करेगी, उसकी पुष्टि करेगी, अनुमोदन या परामर्श करेगी, समर्थन करेगी, तो ही ये दिया जा सकता है। तो ये मुख्य बातें किसके संदर्भित है, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित। अब इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक अपने लिए और रहेगा, वो है, इसे अपन ले लेते हैं, एक तो महान्यायवादी, महान्यायवादी एक इसी प्रकार से राज्य में होता है, उसको हम बोलते हैं महाधिवक्ता। दोनों शब्द हम साथ ही पढ़ लेते हैं। महाधिवक्ता और महान्यायवादी, इसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल, और इसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता तो कहां होता है, राज्य में होता है, और महान्यायवादी कहां होता है, ये होता है महान्यायवादी केंद्र सरकार में होता है। मैं थोड़ी सी बात करूं, आर्टिकल की बात करें तो कौन से अनुच्छेद आएंगे इसमें, देखो इसके लिए अनुच्छेद आपके लिए याद रखना है, अनुच्छेद 76 किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 76 में। यहां मैं बात करूं तो याद रखना आपको अनुच्छेद 165, कौन सा अनुच्छेद याद रखोगे, 165। इसका मतलब अनुच्छेद में उल्लेख है, इसका मतलब यह संवैधानिक है, पद ध्यान रखना। और यह है भाग कौन से में, 6 में, और यह है भाग कौन से में, 5वें में, ठीक है। यह चीज नोट करना। देखो संविधान में जिस पद का उल्लेख है वो संवैधानिक पद कहलाएगा, और संविधान में जिस पद या समिति या आयोग का उल्लेख नहीं है वो गैर संवैधानिक कहलाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये संवैधानिक हो गए पद, संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है। अच्छा, और जानकारी के लिए बात करें
तो ये भारत सरकार का, भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारत सरकार की यह सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसी प्रकार से करें तो यह राज्य सरकार का मैं यहां पर विधिक लिख रहा हूं, वहां कानूनी लिखा, एक ही अर्थ होता है दोनों का। विधिक अधिकारी या कानूनी, यानी भारत सरकार का वकील कह सकते हैं। तो ये भारत सरकार का क्या होता है, वकील होता है। और ये क्या होता है, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य सरकार हो गया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हो गया। तो ये राज्य सरकार का क्या होता है, और वकील होता है। इसका मतलब सरकार की तरफ से न्यायालय में क्या करते हैं, ये केस लड़ते हैं। सरकार केस नहीं लड़ती है, सरकार की तरफ से ये व्यक्ति केस लड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ और जानकारी की मैं बात करूं, जैसे तो याद रखना महान्यायवादी, एक तरह से बात करें, ये पद किस लिए होता है, महाधिवक्ता का पद किस लिए होता है, क्योंकि सरकार पर कई सारे केस दर्ज होते हैं। तो सरकार की तरफ से कानूनी आयुक्त तो सरकार को विधि या कानूनी संबंधित सलाह देने का काम करते हैं, एक सरकार की तरफ से न्यायालय में केस लड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये पद क्या होते हैं, महत्वपूर्ण पद होते हैं। अब सवाल अपने लिए बनेगा कि इनकी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, यानी इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो सवाल बनेगा अपने नियुक्ति का, और इधर भी सेम ही बात आ जाएगी, नियुक्ति। और जैसे नियुक्ति होती है तो अगला सवाल बनेगा कार्यकाल का, कि कार्यकाल किसके, कितना कार्यकाल होता है, यानी किस पर निर्भर होता है। ठीक है, और एक सवाल आ जाएगा पद से हटाना, या बस कार्यकाल में आ जाएगी बात, वेतन भत्ते कर लेते हैं। वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और एक चीज आ जाएगी इनके कार्य। ठीक है, यहां से हम बात करते थे, इधर सेम ही बात लिख लेते हैं, जैसे कार्यकाल हो गया और वेतन भत्ते हो गए, और एक चीज हो गई कार्य। देखो, इसमें नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से। और किसके परामर्श से करते हैं, पीएम के। ठीक है, कार्यकाल, कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जब चाहे क्या कर सकते हैं, इनको पद से हटा सकते हैं।
और संविधान में हटाने का उल्लेख नहीं है। हटाने का उल्लेख नहीं है। अच्छा, वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन भत्ते में पॉइंट नोट करना है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ठीक है, ये जानकारी याद है। अच्छा, सेम प्रोसेस की बात करें तो इसी प्रकार से मैं दोनों एक साथ इसीलिए लेकर आया हूं कि दोनों चीजें सिंपल भाषा में आप आसानी से समझ सको। सेम यहां पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ये नियुक्तियां भी की जाएगी इस प्रकार, जैसे राष्ट्रपति करता है वैसे इसमें पद होता है राज्यपाल का। तो ये नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल किसके परामर्श से करेगा? तो यहां मुख्यमंत्री है ना, उसके परामर्श से। ठीक है, कार्यकाल है, कार्यकाल होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब संविधान में हटाने का उल्लेख इसका भी नहीं है। ठीक है, वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन भत्ते होते हैं राज्यपाल द्वारा निर्धारित। राज्यपाल द्वारा निर्धारित। ठीक है, यह चीज नोट करना। अब मैं बात करूं जैसे कार्य क्या है, महान्यायवादी क्या काम करता है? वही राज्य में महाधिवक्ता करता है। एक तो देखो, आपको याद रखना है, मैं एक दो अनुच्छेद बता रहा हूं। एक तो याद रखना है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के अनुसार यह चीज नोट करनी है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों की जो बैठक होती है उस बैठक में भाग ले सकता है। बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में बोल सकता है, लेकिन वोट देने का, मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह मतदान करने का अधिकार इसलिए नहीं होता है कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। आर्टिकल महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक याद रखना है आपको, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 से कहता है कि जब भारत सरकार या भारत के राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेंगे, तो जिसमें परामर्श लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, उस समय महान्यायवादी ही सरकार का या राष्ट्रपति की तरफ से या भारत सरकार का नेतृत्व करते हुए परामर्श से लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका प्रयोग 1998 में KR नारायण ने किया भी था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मुख्य रूप से कुछ जानकारी के संदर्भ में, यहां से कुछ बातें, कुछ तथ्य याद रखना आपको। अच्छा, देखो इसमें महान्यायवादी है, भारत के किसी भी न्यायालय में बैठकर सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में बैठकर अधिकार रखते हैं। तो एक तो चीज याद रखना है, तो संसद का चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, इन दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसमें क्या ले सकते हैं? बैठक में देखो भाग लेना यानी सम्मिलित होना, बोलना यानी बोलने का अधिकार भी रखते हैं, लेकिन कौन सा अधिकार नहीं रखते? तो वोट का अधिकार इनको नहीं होता है, ध्यान रखना। 143। अच्छा, भारत के किसी भी न्यायालय में बैठकर क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई का अधिकार भारत के किसी भी न्यायालय में। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज नोट करना है कि एक चीज मैं बताऊं, जैसे तो योग्यता की बात इसमें आ रही है। एक पॉइंट में यहां से लिखूं सिंपल तरीके से कि इनके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मान। ठीक है,
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक वो क्या रहा हो, न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या किसी उच्च न्यायालयों यानी भारत राज्य क्षेत्र में कहने के 5 वर्ष वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों की अगर मैं बात करूं तो वो 10 वर्ष अधिवक्ता के पद पर रहा हुआ व्यक्ति है, तो उसको क्या बनाया जा सकता है, न्यायाधीश बनाया जा महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और उसी व्यक्ति को हम क्या बना सकते हैं, भारत में महान्यायवादी बना सकते हैं और न्यायालय के न्यायाधीश भी बना सकते हैं। इधर मैं कार्यों की बात करूं तो आपको आर्टिकल याद रखना है कौन सा, 177। 177 के अनुसार महाधिवक्ता है राज्य में, ध्यान रखना, होती है विधानमंडल, और विधानमंडल के किसी भी सदन जैसे विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी सदन में जब बैठक हो रही है तो बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन यहां पर भी वोट देने का अधिकार, वोट नहीं दे सकता ये, ठीक है, ये चीज याद रखना। दोनों में वोट देने का अधिकार। अच्छा, सदन में वोट वही व्यक्ति दे सकता है जो सदन का सदस्य है, चाहे मंत्री भी बन गया तो उस कार्य में भाग, यानी मतदान के कार्य में भाग मंत्री भी बन गया तो भी नहीं ले सकता जब तक वो सदस्य नहीं है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। और राज्यपाल किसी प्रकार से परामर्श लेने का कार्य करता है तो राज्यपाल क्या करता है, महाधिवक्ता के माध्यम से परामर्श लेता है। और राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने का काम है, यहाँ भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने का काम है। और भारत सरकार और ये महाधिवक्ता है राज्य सरकार की तरफ से कानूनी केस वगैरह लड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और यहां से मैं बात करूं कि इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो इनकी योग्यता यानी महाधिवक्ता की योग्यता होनी चाहिए उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट, लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के समान। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरी योग्यता, 10 वर्ष वो न्यायिक क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति हो, या 10 वर्ष अधिवक्ता के पद पर रहा हुआ व्यक्ति हो। उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या 10 वर्ष न्यायिक क्षेत्र का अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता है कि वो कम से कम 5 वर्ष है किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या फिर 10 वर्ष है वो वकील रहा हो, या 10 वर्ष या तो वकील रहा हो किसी उच्च न्यायालय में, या 10 वर्ष है वो न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे जिला न्यायाधीश में रहा हो। ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है, इसमें न्यायाधीश बनाया महाधिवक्ता और न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो अपने लिए सवाल ये बनेगा, भारत के प्रथम महान्यायवादी, और नाम याद रखना है MC सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और जिस दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था 1950 से लेकर 1963 तक महान्यायवादी के तौर पे, ठीक है। और याद रखना वर्तमान महान्यायवादी, और पॉइंट नोट रखना है R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी के बारे में जैसे मैं बताऊं तो ये बने हैं वर्तमान में 16वें महान्यायवादी। कब से कार्यकाल है, 2022 से लगातार इस पद पे बने हुए हैं। दूसरी मैं यहां से बात करूं जैसे राजस्थान के
प्रथम महाधिवक्ता, और याद रखना है जी.सी. कासलीवाल। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? देखो, महाधिवक्ता का पद है राजस्थान में सृजित हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में, और उसके बाद में ये पद सर्जित किया था 1957 में। तो 1957 में पहले महाधिवक्ता किसको बनाए थे? जी.सी. कासलीवाल को बनाए थे। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता, और नाम याद रखना है आपको, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और गुप्ता जी बने हैं 2024 में। ये बने थे फरवरी 2024 में, और से 3 फरवरी 2024 से लगातार अभी तक है। ये अपने परबतसर राजस्थान के रहने वाले हैं, और राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेने। सामान्य जानकारी की मैं एक चीज बात करूं तो आज हमने जो क्लास में बात की मुख्य रूप से 3-4 पद और अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में मुख्य रूप से बात की है। तो एक तो अधीनस्थ न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक उल्लेखित है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 238 है, ये भारतीय संविधान के भाग कौन से में था? भाग 7 में उल्लेख था अनुच्छेद 238, जिसमें ABCD के आधार पर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बटे हुए थे। इसको हमने क्या कर दिया? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तो इसके तहत इसको क्या कर दिया? पूरे रूप से इस पूरे भाग को और इस अनुच्छेद को क्या कर दिया? निरसित कर दिया है। ठीक है, ये कभी पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना। अच्छा, मैं दूसरी बात करूं, नेक्स्ट देखो, अपने जिला न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 233 में, और यहां से मैं बात करूं तो जिला न्यायाधीश से अनुच्छेद 233 नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के परामर्श से योग्यताएं होती है 7 वर्ष का न्यायिक यानी अधिवक्ता के पद पर रहा हो, और नियुक्ति की सिफारिश हाईकोर्ट ने की हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब देखो ना है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए इस पद पे। ठीक है, 234 में जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जो भिन्न पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति का प्रावधान, ये नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन हाईकोर्ट, और एक तो हाईकोर्ट का परामर्श होगा और एक RPSC का परामर्श इसमें लिया जाता है। 235 है जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय, उन पर नियंत्रण किसका रहेगा? तो उच्च न्यायालय का रहेगा। ये बात याद रखना। 237 में किसी मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्तियां देने का अधिकार राज्यपाल के पास में होता है। जब जिला न्यायाधीश है, जिला सामान्य वाद विवाद के सुनता है मामला, तो जिला न्यायाधीश कहलाता है, और वो न्यायालय जिला न्यायालय कहलाता है। जबकि यही मामले फौजदारी या मृत्युदंड से संबंधित हो तो वो जिला न्यायाधीश से क्या कहलाएगा? सत्र न्यायाधीश, और न्यायालय जिला न्यायालय सत्र न्यायालय कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमने बात की थी कि महान्यायवादी भारत सरकार के संदर्भ में होता है, और राज्य का महाधिवक्ता इसको हम बोल सकते हैं, राज्य महाधिवक्ता भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अनुच्छेद 76 के भाग, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? महान्यायवादी का। यह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और भारत सरकार का वकील भी होता है। दूसरी बात है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संविधान में कार्यकाल यानी हटाने का कोई उल्लेख नहीं दिया हुआ है। वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्य क्या है? तो अनुच्छेद 88 के अनुसार, देखो सिर्फ 88 है अनुच्छेद, 88 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। और दूसरी बात है, किसी भी सदन की जब बैठक में भाग ले तो भाग लेने के साथ में बोल भी सकता है, लेकिन वोट या मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार जब भी भारतीय यानी राष्ट्रपति के द्वारा जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रतिनिधित्व किया जाता है महान्यायवादी के द्वारा, यानी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर ही रही वैसे। ठीक है, इसके अलावा सर्वोच्च यानी जो महान्यायवादी है वो महान्यायवादी किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में बैठकर सुनवाई करने का अधिकार रखता है। ये पॉइंट में नोट करना। और योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो महान्यायवादी की योग्यताएं होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे?
MC सितलवाड़ थे। और वर्तमान महान्यायवादी कौन है, तो याद रखना आर वेंकट रमणी महान्यायवादी 2022 से कंटिन्यू बने हुए हैं। राज्य महाधिवक्ता की बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है और भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेखित किया गया है। राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, राज्य सरकार का वकील भी इसे कहा जाता है। दूसरी बात याद रखें, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी मुख्यमंत्री के परामर्श से। और कार्यकाल है राज्यपाल के प्रसाद पुण्य दिन का कार्यकाल होता है। वेतन भत्ते राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्य क्या है, अनुच्छेद 177 के अनुसार यह कहा गया है कि कार्य क्या है, तो अनुच्छेद 177 कहता है कि महाधिवक्ता है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है और मत देने का अधिकार उसे नहीं होता है। तो राजस्थान में विधानमंडल में एक ही सदन है, विधानसभा, तो विधानसभा की बैठक में भाग लेने का अधिकार किसको होता है, राज्य महाधिवक्ता को होता है। और ध्यान रखना वर्तमान जैसे राजेंद्र प्रसाद है वो इसमें बैठक में भाग ले सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी न्यायाधीशों की जो योग्यता होनी चाहिए वो इनके पास में योग्यता होनी चाहिए। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन बने थे, तो प्रथम बने थे GC कासलीवाल 1957 में पहली बार बने थे। और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है और ये परबसर के रहने वाले। मुख्य रूप से बात करें तो ये मान लो कि संदर्भित बात रही थी। अब इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आप जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम साथियों।